गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया। चलो, लास्ट अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर लिए थे ना, बायोटेक वाले। ओके, तो अपन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के बायोटेक के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में, उनके क्वेश्चन से ये जो डबल एओ और लेक्चरर में पूछे गए है ना, उनको अपन इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि लिमिटेड पोर्शन इनमें से रिपीट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, और तो उन्हीं पे बात कर रहे हैं। पहला था ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो नैनोटेक टर्म देने वाले साइंटिस्ट है टानीगुची। ठीक है, फादर रिचर्ड फैनमैन। बुक लिखने वाले एरिक ड्रेक्सलर, इंजिन्स ऑफ क्रिएशन। ठीक है, सेकंड ध्यान से इधर देखें, व्हाट इज द एवरेज फिजिकल साइज रेंज इन नैनोमीटर ऑफ नैनो यूरिया पार्टिकल बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। भारत में जो नैनो यूरिया बन रहा है, आपने इफ्को का देखा होगा। ठीक है, तो वो नैनो यूरिया जो बन रहा है उसकी साइज रेंज क्या है, किस वो जो कण है उसका क्या साइज है, 20 to 50 नैनोमीटर। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और यहाँ ध्यान रखेंगे कि नैनो यूरिया के बारे में इन्होंने पूछा है। अब नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, अलग अलग चीजें और भी हैं, सबका हम ही याद रखेंगे, पर जनरल नैनो पार्टिकल की जो आपकी साइज रेंज है वो अपने को पता होनी चाहिए। नैनो पार्टिकल कितने हैं, 1 to 100 नैनोमीटर, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में अलग अलग कैटेगरीज। तो ये 20 से 50 जो है वो नैनो यूरिया के लिए बोले गए। ठीक है, नोट करें इस बात को। ये दोनों क्वेश्चन नैनोटेक के डबल 2021 में आए थे। हाँ बिल्कुल, अभी ज्यादा तो नहीं आएगी ना, अब तो ठीक है। अब वो क्या मेरे अंदर वापस ऊर्जा आने लग गई ना। हाँ, क्योंकि इस ये जो क्लासरूम है, इस साइड के क्लासरूम में माइक तो अभी लगा था कुछ दिन पहले। पहले कभी इसमें माइक, बिना माइक मतलब माइक से कभी नहीं पढ़ा है, तो वैसी आदत हो जाती थी। हिंदी में तो केवल यूरिया लिखा आ रखा है, नैनो यूरिया पूरा लिखता है, वो लिखने में मिस्टेक हो रखी है। बाकी इंग्लिश वाला ही लिख रहे होंगे आप तो। हो गया नोट? नैनो पार्टिकल में सबसे फेमस प्रोडक्ट जो आया वो भी नैनो यूरिया ही चला मार्केट में। ठीक है, हाँ आ गया है, लेकिन अपने यहाँ पे क्या है कि अभी भी उसको यूरिया डीएपी, अब उसको एज अल्टरनेट देना चाह रहे हैं फार्मर्स को कि भाई डीएपी सप्लाई नहीं हो पाता है, बट फिर भी फार्मर ने नैनो यूरिया ये लिक्विड को पसंद ही नहीं करता किसान। ठीक है, उसको तो वापस वही अल्टरनेट समझ में आया कि एसएसपी और यूरिया मिक्सिंग करके, आपने सुना होगा डीएपी वाला कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है ना, कर लिया नोट सबने? बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला है एओ 2020 के अंदर पूछा हुआ, जो वैसे प्लांट ब्रीडिंग में मैं इसके बारे में पूरा पढ़ाता हूं। ठीक है, तो बायो 212, इसका पूरा नाम है बायो एल 212, जो कि लेथायरस क्रॉप है, जिसे कैसरी भी कहते हैं, लतरी भी कहते हैं हिंदी में। उसकी सोमा क्लोनल वेराइटी है, और सोमा क्लोनल वेराइटी जिस मेथड से बनाते हैं वो कौन सा मेथड है? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, और ये मैंने एग्जांपल लिखवा भी दिया, बायो एल 212, जिसका नाम रतन भी है, नोट कर।
आप सारे ऑप्शन में लिख के डायरेक्ट आंसर भी लिखते हो तो, क्योंकि ऑप्शन तो कुछ भी बदल देगा वापस, अपने को चाहो तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, सारे ऑप्शन आप लिखे, आपकी चॉइस है। हो गया नोट? तो आसान सा है, बायो 212, इसका पूरा नाम बायो एल 212 है, एग्जाम वाले ने जैसा लिखा वैसा मैंने आपके सामने रखा, ठीक है ना? चलो बढ़े आगे। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन? ठीक है, ये आपके एओ 2020 में था ये भी। तो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन हमने बात करी थी कल। तो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, जहां पर हम मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग भी कहते हैं जिसको, जहां पर मोलिकुलर मार्कर का यूज करते हुए हम कोई इनडायरेक्ट सिलेक्शन करते हैं तो उसे कहते हैं मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। तो कुछ सेंटेंसेस दिए कि भाई कौन सा इससे रिलेटेड नहीं है, नॉट ट्रू की बात होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है? नोट लगा है तो सही वालों को तो ठीक है, गलत ढूंढना है बस अपने को। तो सबसे पहला इसका उपयोग, सॉरी इंग्लिश में, इट कैन बी यूज फॉर ट्रैक्स विद लो हेरिटेबिलिटी। बिल्कुल ऐसे कैरेक्टर जिनका अगली जनरेशन में ट्रांसफर मुश्किल है, हेरिटेबिलिटी कम है। हेरिटेबिलिटी मतलब कोई कैरेक्टर का नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होना, तो ज्यादा होती तो फिर दूसरा ब्रीडिंग मेथड ही काम आ जाता, कम है इसीलिए इस मेथड को यूज करते हैं, तो ये बात तो सही है। दूसरा, इट कैन नॉट बी यूज्ड एट सीडलिंग स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उल्टा सीडलिंग में तो हमारा इजीली सबसे पहले हम एक्सप्रेस करके देखते हैं कैरेक्टर यहाँ पे, तो ये सेंटेंस गलत है, लेकिन बाकी के भी पढ़ेंगे। तीसरा है, इट कैन बी यूज फॉर डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल जीन्स इक्वली वेल। आपका जो मार्कर है वो किसी भी कैरेक्टर के साथ जुड़ा हो सकता है, उसको क्या मतलब है कि डिजायरेबल है कि नहीं है, ठीक है? ये तो डीएनए सीक्वेंस है, तो ये बात भी सही है। और इट कैन बी यूज फॉर पैरामीडिंग 3 जीन्स। पैरामीडिंग का मतलब होता है कंबाइन करना, ठीक है? मान लो अपन मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बनाते कई बार, तो एक डिजीज के लिए रेजिस्टेंट जीन डाला, फिर दूसरे डिजीज के लिए रेजिस्टेंट का जीन डाला, तो कई सारे जीन को इकट्ठा करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर गलत जो है कि आप सेटलिंग स्टेज में ही यूज नहीं कर सकते, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नोट करें, सारे ऑप्शन लिखना है इसमें। जब इंग्लिश में पढ़ने लग जाते हैं हिंदी तो एक तो डरावनी सी लगती है ना, काफी ज्यादा डरावनी लगती है हिंदी। हो गया नोट? कर लें। क्योंकि बायोटेक छोटा पोर्शन चाहते हैं कि इसमें क्वेश्चन आए तो हमारा गलत नीच हो, वो पूरी कोशिश अपन यहाँ पे कर ली है इसके लिए कि यार 2 क्वेश्चन आवे, 3 आवे, उनमें फिर गलत होने लग जाए या छोड़ना पड़ जाए तो क्या मतलब। मैक्सिमम चांसेस है आपके क्वेश्चन इन्हीं में से ही आएंगे, जो अपन ने पढ़ा उसको सारा मिला के कह रहा हूँ उसके लिए। हो गया नोट सबका? चलो बढ़ते हैं, कर लिया क्या नोट? सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, इट कैन बी यूज फॉर डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल जीन्स इक्वली वेल।
कोई कैरेक्टर डिजायरेबल जो हमारे काम का है उसको उसके साथ भी मार्कर उतना ही इफेक्टिव काम करेगा, और अनडिजायरेबल है भाई कोई कैरेक्टर अपने काम का अपन चाहे, जैसे हमारे पर्पज है कि नहीं यार कोडल के लिए कोई वैरायटी बनानी है तो टोलने से मान ली डिजायरेबल हो गया, लेकिन जब हमें ड्वार्फ वैरायटी बनानी है तब टोलने से मान ली डिजायरेबल, तो वो तो हमारा मकसद चेंज हो सकता है। तो इसलिए ये थोड़ी मार्कर को उससे क्या मतलब है, ठीक है ना, तो दोनों में काम करेगा। डी ऑप्शन में लिखा है इट कैन बी यूज फॉर पायरामिडिंग थ्री जीन्स। पायरामिडिंग का मतलब होता है जीन पिरामिडिंग, आगे मैं आपको रीडिंग में बताऊंगा। पायरामिडिंग का मतलब कोई भी चीज को कंबाइन करना। आपके पास एक एक, एक के सिक्के हैं साथ में रख दिए तो ये चार सिक्के हो गए, ये एक समूह बन गया। तो कुल मिला के इन्होंने कहा कैसा है कि तीन जीन को इकट्ठा करने में इसका उपयोग कर सकते हैं, तीन के मर्जी पड़े जितना करो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बात, चलो ठीक है। नेक्स्ट है मेज द पेयर। यहाँ पर कुछ एक दो अच्छे पॉइंट है जो आपको कहीं नोट्स में लिखे नहीं मिलेंगे, जो क्वेश्चंस में कई बार आ रहे हैं, क्या आते हैं उन पे बात कर। मेज द पेयर करना है, मेज द पेयर में हमेशा पहले वही आपको ऑप्शन पकड़ो जो आपको आता है 100%। ऐसे दो या तीन भी पकड़ लिए तो आपका आंसर पहुंच जाते हैं आप। तो हम सबसे पहले जानते हैं बॉल गोल्ड, ठीक है। तो बॉल गोल्ड का है कॉटन, तो बड़ा आसानी से हमने ये बात कर ली, तो बॉल गोल्ड का कॉटन हो जाएगा। दूसरा हम जानते हैं फ्लावर साव टोमेटो, ये दो हमने पकड़े, ये हमें उसके अलावा तीन याद करने। कौन से हैं? मेज का याद रखेंगे मैक्सिमम, मैक्सिको हम याद रखते हैं मेज की ओरिजिन मैक्सिको, उससे याद रखेंगे मेज की एक वैरायटी है, ये ट्रांसजेनिक वैरायटी के नाम है इधर, और उधर क्रॉप है। फिर बात आती है आपके न्यू लीफ, न्यू लीफ पे क्वेश्चन आने का चांस कई बार रहता है पोटेटो, पोटेटो की ट्रांसजेनिक वैरायटी का एक एग्जांपल है न्यू लीफ। और बची लॉरियल, लॉरियल किसकी है? कैनोला की। तो ये अपने को थोड़ा सा मेजर पे ध्यान रखना रहेगा, जिसमें ये तीनों ऐसे हैं जो हमने पढ़े, कहीं लिखे नहीं है, बट ये क्वेश्चन का न्यू लीफ का एक बार और पूछा जा चुका है, नोट करें इसको। नॉर्मल स्क्रीन ही है अपनी जैसी यूज होती है, जूम इन नहीं हो रखा है एक्चुअली। क्या मेज द पेयर है तो मीटर ज्यादा है एक पे स्लाइड पे, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, थोड़ा फोन छोटा है। इसमें तो क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेज द पेयर में एक साथ 5 ट्रांसजेनिक वैरायटीज आपको ध्यान रखने, जिसमें से 2 आप जानते थे, 3 आप याद रख रहे हो। मेज मैक्सिको से मैक्सिमन याद रखेंगे, पोटेटो में न्यू लिप करके वैरायटी है, और कैनोला में लॉरियल। ऑनलाइन वालों को स्क्रीन मेरे को क्लियरली विजिबल हो रही है, कुछ लोगों के कमेंट क्यों आ रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे इस पे ऑनलाइन की स्क्रीन में क्लियर कट क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है। हो गया नोट, कर लो। ये सारा इतना तो मत लिखना, डायरेक्ट मेच मार देना, क्यों इतना पेन इंक सब खराब करेंगे, है ना। अगर किसी की दिक्कत आ रही हो तो थोड़ा सा इसको कर देता हूँ, तो कहीं कट नहीं रहा होगा वो। हो गया नोट सबका? पीछे वालों बातचीत कर रहे हो क्या दोनों? अब दोनों ने मना कर दिया, चलो बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्कूल लेक्चरर 2018 में जो पेपर हुआ, वहां पे क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा? सबसे फेमस जो कई बार पीजी में भी आ चुका है कि भाई पॉलन कल्चर में भी यूज टू ऑब्टेन, हमने पढ़ रखा है। पॉलन कल्चर या एल्फा कल्चर जो यूज करते हैं किसके लिए? हैप्लोइड प्लांट्स, नोट करने।
कर लिया नोट सबने? आज तुम्हारे कुछ शब्द दिख नहीं रहे मुझे, ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना? क्या है? जो भी हो गया ना, चलो ठीक, बड़े आगे। द फर्स्ट क्रॉप प्लांट दैट जीनोम सीक्वेंस, देखो ध्यान से उधर सुनना, जीनोम सीक्वेंसिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग, जीन सीक्वेंसिंग, ऐसे नाम आएंगे, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस बनते हैं। वो तीनों 2 ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए और तीसरा मैं अभी बता देता हूं, ठीक है? तो वो अपन यहीं पे बात कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है वो आ रही है नेक्स्ट क्वेश्चन में, पहले उस पर आ जाते हैं, ठीक है? हाँ, तो कि डिटर्मिनेशन ऑफ बेस सीक्वेंस ऑफ ए डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डीएनए सीक्वेंसिंग, ठीक है? कुछ नहीं है भाई, डीएनए है, उस पर नाइट्रोजन बेस एडेनिन के बाद कौन सा है, थाइमिन के साथ कौन सा है, ये सीक्वेंस लाइन खड़ी क्या, पहले फिर रामलाल, फिर श्यामलाल, फिर पवन, वैसे ही। तो कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, डीएनए की सीक्वेंस बता रहे हैं, ठीक है? तो ये डीएनए सीक्वेंसिंग को मतलब क्लियर बताना, उसे कहते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग। इसे और क्या नाम दे देते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग। क्या कहेंगे? जीनोम सीक्वेंसिंग। एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं, आप नोट कर लें इसको, बस डेफिनेशन है इसमें, जीनोम सीक्वेंसिंग। डेफिनेशन पे क्वेश्चन आना का चांसेस रहेगा पूरा। किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल की बेस सीक्वेंस, नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस को पता लगाना, उसे ही कहते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग या जीनोम सीक्वेंसिंग। जीन पैरामीडिंग आगे पढ़ाएंगे, कैरियोटाइप आपको पढ़ा रखा है, ठीक है? नहीं, जेनेटिक्स में आएगा भी, और कैरियोटाइप आपको बताएंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात हो रखी है। कर लिया नोट? आसान सा है, डेफिनेशन समझने में भी कोई मुश्किल बात नहीं है। सीक्वेंस बताना डीएनए की, उसे कहेंगे डीएनए सीक्वेंसिंग। क्लियर बात? डीएनए सीक्वेंसिंग का ही दूसरा नाम यूज होता है जीनोम सीक्वेंसिंग। ओके, पीछे तक कर लिया नोट सबने? चलो, अब बात आती है कि द फर्स्ट क्रॉप प्लांट दैट जीनोम सीक्वेंस, ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसका पहली बार, क्रॉप प्लांट नहीं बोला, वो दूसरी बात क्लियर कर रहा हूं, जब फसल पूछेगा, क्रॉप पूछेगा, तो जिसका जीनोम सीक्वेंसिंग पहली बार हुआ वो क्रॉप है राइस, ठीक है? लेकिन अगर प्लांट पूछ लिया कि फर्स्ट प्लांट कौन सा है, ठीक है, जिसमें जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है, कोई बताएगा? प्लस प्लांट जीनोम सीक्वेंस कौन सा है? कोई बोला शायद पीछे, क्या है? नहीं, आर्बिडोप्सिस थैलियाना, ठीक है? क्या नाम है? आर्बिडोप्सिस थैलियाना। नोट कर लें इसको। तो जब आर्बिडोप्सिस का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो अगली बार आ सकता है मे भी। क्रॉप नहीं है, ये नॉर्मल प्लांट है। हाँ बोलिए, किसका? इसका मैं नहीं बोल बता पाऊंगा, क्योंकि ये बॉटनी का प्लांट है, अपने एग्रीकल्चर यूज में नहीं आता है, इसीलिए अपने क्रॉप नहीं है, ठीक है ना? आर्बिडोप्सिस थैलियाना। हाँ, कुछ भी हो, गूगल जिंदाबाद है। कर लिया नोट? बड़े आगे। तो जीनोम सीक्वेंसिंग से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, पहला डेफिनेशन, दूसरा फसल पूछे क्रॉप, क्रॉप प्लांट तो ही आंसर राइस का देना, फर्स्ट प्लांट तो आर्बिडोप्सिस थैलियाना। ये क्वेश्चन भी कभी आ सकता है। हो गया नोट पीछे तक?
चलो लास्ट एक आध क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। हो गया, ये बंद कर चुके हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी एक, या हिंदी में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोलेकुलर मार्कर, पीसीआर बेस्ड नहीं है। तो मैंने कहा तो कई बार आता है, ठीक है, और ये रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो वैसे आप लिखो तो एक बस छोटी तारीख लिख लो, बाकी तो लिखा हुआ है पहले, पर आपको ध्यान रहेगा बाद में कहाँ है भाई पूछते हैं, तो लिख लो छोटी सी लाइन और इतना सा लिख लो, नॉन पीसीआर बेस्ड आरएफएलबी। एक ही याद रखा था, मैंने तो कहा था टेंशन लेना ही नहीं, एक आरएफएलबी याद रखो, नॉन पीसीआर बेस्ड, बाकी सारे ही पीसीआर बेस्ड है, ठीक है ना। हो गया नोट सबका? चलो, न्यू लीफ अभी बता दिया था, तो दो बार क्वेश्चन में दिख गया, मैंने कहा था ये आगे, तो ये पोटैटो आपके दोबारा आया था, ये न्यू लीफ किस में है, पोटैटो में। चाहो तो लिखो, बाकी ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो ये लेक्चर में भी पूछा जा चुका है। करना है नोट तो कर लें। क्राइजीन बोल दिया है तो मतलब यहां पर भी जीन दिया गया है, बैसिलस थुरिंजेंसिस। जब जब क्राई की बात आएगी, क्राई मतलब क्रिस्टल प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन बैसिलस थुरिंजेंसिस का यूज करते हैं। सीयूटी में नहीं आते क्या इस तरह के क्वेश्चन? सीयूटी के सिलेबस पे मेरे को एग्जैक्टली सिलेबस में नजर डालने का काम कम ही पड़ता है, तो मैं नहीं कह सकता सीयूटी का। हो गया नोट सबका? बढ़े आगे, चलो अपना भी काम हो गया। अब अपन आते हैं नेक्स्ट, जेनेटिक्स, ठीक है। ये आपकी सुविधा के लिए क्वेश्चंस करवाए, ठीक है ना। अब यूं आपके लिए, क्योंकि ये छोटा पोर्शन था, इसमें पॉसिबल था, हर सब्जेक्ट में पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो क्लास में भले चलते फिरते आपको बता देंगे ये क्वेश्चन पूछ सके, बट वो साल याद नहीं रह पाता है, अब इतने सारे हैं तो वो अपन, ठीक है। चलो आगे बात आती है जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स को थोड़ी देर समझते हैं फिर लिखेंगे। किसी को लिखना होगा तो हाँ ठीक। अब जेनेटिक्स, मैं ये मान के चलूंगा आपको कुछ नहीं आता है, मान लू, सही बोल रहे, मेरे को पढ़ाने का मजा भी आएगा जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में, क्योंकि ये सब्जेक्ट है मैथ्स की तरह, समझो तो मजा है, नहीं समझोगे तो रट के कभी भी आंसर नहीं दे पाओगे। और आप अगर मेरे साथ चलते रहोगे तो आपको मैं परफेक्ट करके छोड़ दूंगा, आप चिंता मत करो, क्योंकि सबसे ज्यादा, ये मेरे पास कई बार फीडबैक भी आता है, जैसे मैं ये क्लास सबसे पहले, मतलब ये कोर्स ज्वाइन करने का सबसे मेन सर हमें प्लांट ब्रीडिंग से डर लगता है, जेनेटिक्स आती ही, तो वो अपन उसको पूरा सारा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, कुछ बात समझते हैं, फिर आगे की बात आएगी। जेनेटिक्स की बात करें, इसके डेफिनेशन पे जब हम जाएंगे तो दो वर्ड्स इसके अंदर हम पढ़ेंगे, वेरिएशंस और हेरिटेबिलिटी। वेरिएशंस और, यानी कि स्टडी ऑफ वेरिएशंस एंड हेरिटेबिलिटी ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनिस। क्या है, बात करते, दो चीजों का स्टडी जेनेटिक्स कहलाता है। तो वेरिएशंस का मतलब क्या है, कुल मिला के हम सारे ह्यूमन हैं, लेकिन सारे एक जैसे दिख रहे हैं क्या? जेनेटिकली हमारे अंदर डिफरेंसेस हैं। मैंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ लिया अपन ने, तो सबका डीएनए यूनिक है, स्पेसिफिक है, तो इसका मतलब हमारे अंदर जेनेटिक डिफरेंसेस हैं। तो ये डिफरेंस होना किसी एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में, उसे कहेंगे वेरिएशंस। क्लियर है बात? दूसरी बात है हेरिटेबिलिटी। हेरिटेबिलिटी के लिए एक नाम और यूज होता है, इनहेरिटेंस। क्या बोलता है? इनहेरिटेंस। बड़ा आसान सा, जिसमें किसी कैरेक्टर का पेरेंट्स से प्रोजीनीज में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होने की एबिलिटी है, उसे कहते हैं हेरिटेबिलिटी। ठीक है, इस पे फॉर्मूला वगैरह का एक क्वेश्चन भी आता है जो आगे बताऊंगा लास्ट में। तो हेरिटेबिलिटी अपन ध्यान रखेंगे। जैसे सिंपल सी बात है कि यार, जैसे घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ, यार आंखें दादाजी जैसी इसकी, तो ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अगली पीढ़ी से पीढ़ी लक्षण आएंगे ही आएंगे अपने परिवार के। तो ये किस कारण से है? हेरिटेबिलिटी के कारण।
दोनों डेफिनेशन आसान सी, तो यहां से लिखते हुए शुरू करते हैं अपन। तो पहले ये बात नोट करते हैं, मेरे साथ नोट करेंगे आप। आपको ये बता दूं मैं कि जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग से मिला के कोई भी एग्रीकल्चर का एग्जाम हो, आपको कितने, लगभग 10 तक क्वेश्चंस मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 12 भी कुछ कुछ एग्जाम्स में आए हैं। कितने क्वेश्चन? तो सबसे बड़ा पोर्शन आपके एग्रो के इनके बराबर कंपटीशन में आपको देता है। और सीख लेंगे तो बहुत सारे लोग होते हैं जो इनके क्वेश्चन से डर जाते हैं। अपन ने सीखने का मौका मिलेगा तो अपन वो सारा ही कर लेंगे, चिंता नहीं। तो मेरे साथ डेफिनेशन नोट करेंगे। डेफिनेशन रटेंगे बिल्कुल भी नहीं, समझेंगे। समझी हुई भाषा, लैंग्वेज बदल देगा एग्जाम वाला, समझी हुई होगी तभी आंसर दे पाओगे। हो गया नोट सबका? तो सिंपल सी बात है, दो चीजों की स्टडी, हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी कहलाती है जेनेटिक्स। हेरिडिटी जो है आपकी, यहाँ पर एबिलिटी लिखा है, तो एबिलिटी जब भी वर्ड में आता है तब इस जगह यहाँ पे यहाँ पर वर्ड यूज हो जाता है हेरिटेबिलिटी। क्या हो जाता है? हेरिटेबिलिटी। ठीक है, बाकी वो जो प्रोसेस है वो हेरिडिटी। तो डेफिनेशन में एबिलिटी लिखा हो तब मैंने वो एबिलिटी वर्ड यूज कर दिया, तो ये डेफिनेशन बन गई हेरिटेबिलिटी। नाम में इसमें भी एबिलिटी आ रहा है, हेरिटेबिलिटी, तो वो योग्यता कि भाई कोई कैरेक्टर है वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो सके, और वो प्रोसेस हेरिडिटी। क्लियर है बात? तो वो अपन यहाँ पर अगर इसके डेफिनेशन बनानी है तो प्रोसेस लिख दो, कोई खास बात। ठीक है, इनहेरिटेंस भी इसी को कहते हैं। तो ये, और अपन ने बोला जेनेटिक कैरेक्टर। जेनेटिक कैरेक्टर इसलिए बोला क्योंकि हमें ट्रांसफर अगली पीढ़ी में वही हो जाता है जो जेनेटिक होता है। ठीक है, वो भी अपन आगे बात कर रहे हैं अभी दूसरी ओर। तो यहां पर हमने लिखा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तो वो ये नहीं बोल के ये बोल देगा कि पेरेंट्स से प्रोजेनिस में, तो भी बात सेम ही है। ठीक है, वेरिएशन क्या है? डिफरेंसेस इन इंडिविजुअल्स और सेम स्पीसीज। वेरिएशंस वैसे अलग अलग तरीके से अपन आगे बात करेंगे भी, जस्ट फिनोटिपिक वेरिएंस भी हो सकती है, जीनोटिपिक भी हो सकती है, एनवायरमेंटल भी हो सकती है। तो वो कुल मिला के वेरिएशन किसी स्पीसीज की इंडिविजुअल्स में जो डिफरेंसेस है उन्हें कहेंगे वेरिएशंस। जानते हैं आप वैसे?
तो अपन आगे बात करते हैं कि यहाँ पर दो फेमस वर्ड पे अपन आते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कर लिया नोट सबने? तो यहाँ पर जो वेरिएशंस की बात आई तो उससे रिलेटेड सबसे पहले दो शब्द हैं, क्या है? एक यहाँ पर रिलेशनशिप, ध्यान से देखें, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? पहली बात तो अपन एक छोटी सी इतनी इक्वेशन को तो पहले से जानते हैं, P इज इक्वल टू जी प्लस ई। P मीन्स फिनोटाइप, G मीन्स जीनोटाइप, E मीन्स इन्वायरमेंट। इसकी पूरी और डिटेल बात करेंगे अपन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर, आपको बताएंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये ध्यान रखें कि यहाँ पर P क्या है? फिनोटाइप, G जीनोटाइप और E इन्वायरमेंट। इस बात को थोड़ा समझना है, और इसका आगे का भी एक वर्जन रहता है। पहले तो इस बात को समझे, फिर आगे वाली बात करेंगे। तो क्या होता है कि हमेशा फिनोटाइप जो होता है, दो अभी इनकी डेफिनेशन भी अपन लिख देंगे। जीनोटाइप मींस जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन कैरेक्टर और इंडिविजुअल। भाई बहुत आसान भाषा में बताऊं तो फिनोटाइप प्लांट टोल है या ड्वार्फ है, वो बात कर रहे हो फिनोटाइप। अब वो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है या स्मॉल टी है, तो वो उसका क्या है? आप जानते हो फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो। वहीं से बात अपन ने बात करी। तो हमेशा फिनोटाइप होता है वो जीनोटाइप और एनवायरनमेंट दोनों पर से आता है। कैसे आता है? एग्जांपल से समझते हैं। आप में से कोई लड़के को मैंने कहा यार कुछ दिन क्या है कि तेरे को खेत में काम करना है गर्मी के टाइम पे, तो बोले यार सर इतने दिन आप गर्मी में काम करने भेजोगे, काला पड़ जाऊंगा। तो स्वाभाविक सी बात है, आप हाफ शर्ट पहन के भी 2-4 दिन लगातार फील्ड में गाड़ी चला रहे हो, हाथ सांवले हो जाएंगे। तो कुछ दिन फिर आपको बाद में कहा कि चल आप तेरे को एसी में बिठा दें, तो कहीं ना कहीं भाई लगातार अगर कोई ऑफिस काम कर रहा है एसी में बैठा है महीने भर से, तो सामान्य से वो हल्का सा गोरा हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के लड़का तो वही है, लेकिन कभी वो काला हो गया, कभी वो गोरा हो गया। तो लड़का तो जीनोटाइप तो सेम है, एनवायरमेंट बदला, क्या बदल गया उसका? फिनोटाइप। बाहर से जो दिखता है वो फिनोटाइप। क्लियर है बात? इसको एग्जांपल लेते हैं हमारे एग्रीकल्चर वाले, और वो एग्जांपल यहाँ पे कि कोई भी, फॉर एग्जांपल मेज में वैरायटी बात करते हैं डीएचएम 121, डेक्कन हाइब्रिड मेज। ठीक है, अब ये मेज की वैरायटी है वो अपने उदयपुर राजस्थान के एरिया में रिकमेंडेड है। अब वो वैरायटी को मैं अपन लगाते हैं उदयपुर में। ठीक है, दूसरा अपन ने उसको क्या करा, कहां ले जाकर लगाया? केरल में। तो दोनों में गिल्ड में डिफरेंस आएगा। क्यों आया? क्योंकि वैरायटी सेम, एनवायरमेंट बदला तो फिनोटाइप भी बदलेगा ही बदलेगा। क्लियर है कि बात? ये तो सिंपल सी इतनी इक्वेशन तो हम बहुत आसान सी। इसमें एक कॉन्सेप्ट और जुड़ता है जो हमारा काम आता है, वो है G इंटू ई। पूरा नहीं, हम तो छोटी सी बात समझेंगे क्या होता है G इंटू ई। जी इंटू ई की बात अगर अपन करें तो इसको बोलते हैं जीनोटाइप इंटू एनवायरमेंट इंटरेक्शन। इसका मतलब यह है कि जीनोटाइप का एनवायरमेंट जैसे जैसे बदलता जाओगे उनका आपस का इंटरेक्शन होकर फिनोटाइप पे असर आएगा। क्या है मतलब समझते हैं। भाई कोई जो वैरायटी थी वो मेज की, उदयपुर में लगाई, अलग यील्ड है। चित्तौड़ में लगाई, थोड़ा और डिफरेंस आया। अजमेर में लगाई, और डिफरेंस आया। श्रीगंगानगर चले गए, और डिफरेंस आया। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदल रहा है जीनोटाइप की इंटरेक्शन उसके साथ होते हुए फिनोटाइप पे असर आ रहा है। तो ये बात तो इतनी थी कि भाई इन्वायरमेंट जो है वो जीनोटाइप को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन इन्वायरमेंट 4 तरीके के हैं, तो चारों का अलग अलग यहाँ पर असर दिखाई देगा। क्लियर है क्या बात? तो यहां से ये इक्वेशन से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जहां पर इनमें से आपको कोई फिल इन द ब्लैंक दे सकता है। पीजी में आ रखा है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक दे देगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि यार लिख देगा जीनोटाइप इधर, फिनोटाइप इधर लिख दिया, तो गलत हो गया सारा है। तो ठीक है ना, तो इस रिलेशनशिप को आप नोट करें सबसे पहले, फिर फिनोटाइप जीनोटाइप की डेफिनेशन भी लिख देता हूं।
कर लिया नोट। तो बड़ा आसान सा है, इसका भी एक एग्जांपल लिख देते हैं अपन यहाँ पर। कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अभी ये पूरी बातें आगे बढ़ेंगे, फिलहाल एग्जांपल समझ रहे हैं। तो एग्जाम्पल कोई से भी हो सकते हैं, हमने तो समझने के लिए आपका जाना पहचाना एग्जाम्पल लिखा मैंने, बाकी आपको कोई से भी एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन जीनोटाइप की एग्जाम में पूछी गई एक बार, क्या आई कैसे आई वो भी बात करें। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब किससे बना हुआ है, ठीक है ना, वो संविधान वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है ना, इट कंसिस्ट ऑफ जो लिखते हैं ना अपन वो। अब क्या है फिनोटाइप, फिनोटाइप हमेशा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाहर से जो दिख रहा है वो फिनोटाइप, ठीक है ना। आप किसी को कोई आदमी बोले यार आदमी जोरदार है, बढ़िया आदमी, थोड़ी देर में पता चलता है यार मन का खराब है, वो मन ही इसका जीनोटाइप है, ठीक है। तो ये बात ऐसे ध्यान रखें। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ ए कैरेक्टर और इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिनोटाइप। पौधा टॉल है, ड्वार्फ है या और कोई चीज है, कुल मिला के बाहर से जो दिख रहा है, बाहर से आपने देखा यार तो इस वेराइटी की यील्ड बढ़िया हो रही है, लेकिन वो इतनी हो सकता है सॉइल बहुत बढ़िया थी, बारिश बहुत बढ़िया थी, इन्वायरमेंट का इफेक्ट अच्छा था, तो वो बाहर। लेकिन हम एक्चुअल में भी कोई किसी वैरायटी को अच्छा कब कहेंगे, जब उसका जेनेटिकली अच्छी हो, उसका जीन लेवल पर अच्छी हो, तभी तो वो हमारी अच्छी वैरायटी कहलाएगी। जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कैरेक्टर और इंडिविजुअल। अब यहां पर ऐसा बोल दिया कि आप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें शब्द पकड़ेंगे अभी जीन, बार बार आता है जेनेटिक्स जेनेटिक जीनोटाइप जीनोटाइप, तो वो किस वर्ड से बना है, जीन, ठीक है। तो जीन जो है, जीन और एक और बात पढ़ेंगे एलील्स। तो ऐसा भी क्वेश्चन में आया है कि स्टडी ऑफ जीन्स एंड एलील्स इज कॉल्ड जीनोटाइप। तो वो कुल मिला के जेनेटिक बोला आपने, मतलब जीन की बात कर ली, और किसी कैरेक्टर के किसी जीन के दो फॉर्म्स जो हैं वो उसके एलील की बात भी हम करेंगे, तो वो डेफिनेशन दोनों आगे लिखने वाले हैं। क्लियर है बात। तो ये डेफिनेशन रटनी नहीं है, कुछ भी हो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, जीन के बारे में अभी बात करेंगे। नोट कर लिया सबने, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, जिसको यहां पर छोटी सी अपन ने बात पढ़ी है वेरिएशंस, उसमें एक छोटी चीज और देखते हैं, ध्यान दे सकते फिर नोट कर लेंगे। वेरिएशन दो तरीके की होती है, ये हमें इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बढ़ेंगे अपन, वहां पर कुछ थोड़ी सी इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो वेरिएशन दो तरीके की हम बात करते हैं, सोमेटिक या जिसे सोमेटोजेनिक भी कह सकते हैं, सोमेटोजेनिक वेरिएशंस। दूसरी होगी जिन्हें हम कहेंगे जर्मिनल, क्या कहेंगे, जर्मिनल, इन्हें ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन भी कहते हैं, ब्लास्टोजेनिक। तो क्या मतलब है, आते हैं इस बात पे। सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स में या कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो तरीके के सेल्स होते हैं, सोमेटिक और जर्मिनल। सोमेटिक सेल्स वो है जो आपका, इसका हिंदी अर्थ होता है कायिक, कायिक मतलब काया मीन्स बॉडी, प्लांट के किस जो बॉडी बना रहा है, यानी कि जो अपनी स्किन की सेल है, सोमेटिक, ठीक है। कुल में तो फिर बोले सर जर्मिनल की बात पकड़ो, ये तो बाकी सब यही है। जर्मिनल क्या है, ऐसी सेल्स जिनसे गैमेट फॉर्मेशन की बात है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको जननिक, वहीं से पता चल जाता है जहां से जन्म यानी कि नेक्स्ट यानी कि गैमेट्स बनने की बात हो रही है, तो ऐसी सेल्स को जर्मिनल सेल कहते हैं। जैसे कि प्लांट्स में दो स्पेशली आप बात करते हो, जनरली हम बोलते हैं आर्किस्पोरियम सेल, आपको पढ़ाएंगे कौन सी सेल, आर्किस्पोरियम सेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या नाम से जानी जाती है, पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, फीमेल में ये जानी जाती है मेगास्पोर मदर सेल। तो ये जर्मिनल सेल का एग्जांपल बताया मैंने आपको, ठीक है। तो ये वेरिएशन, अब इनमें क्या होता है कि सोमेटिक वेरिएशन जो होती हैं वो होती है नॉन हेरिटेबल, कैसी हैं,
यानी कि सोमेटिक वेरिएशंस अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, कैसे? एग्जांपल से, किसी का कान कट गया तो उसके घर में परिवार में बच्चे होंगे तो फिर क्या कान नहीं आएंगे? हाथ कट गया नहीं आएंगे। तो क्योंकि ये कैरेक्टर जो है कैसा है? सोमेटिक। तो अगली जनरेशन में ट्रांसफर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो ये एक्सपेरिमेंट एक हुआ था, चूहे की पूंछ काट काट के देखी गई। ठीक है, दूसरी बात है जर्मिनल। जर्मिनल जो होती है वो हेरिटेबल होती है, क्योंकि ये वेरिएशन जो है गैमेट्स बनाएगी। जर्मिनल सेल गैमेट बनाती, तो गैमेट तो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, तो कुल मिला के वो तो अगली जनरेशन में जाएगा। यानी कि कौन सी वेरिएशंस हेरिटेबल है? तो जर्मिनल। ये कैसी है? नॉन हेरिटेबल। अगली जनरेशन में कौन सी ट्रांसफर हो रही है? अब ये जर्मिनल वेरिएशन जो है, इसके दो टाइप अपन यहां पर बात करते हैं, बहुत आसान से। एक कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएशन, क्या कहेंगे? कंटिन्यूस वेरिएशन। दूसरी डिसकंटिन्यूस। अब ये वेरिएशन क्या लगातार आती है कि नहीं आती है? आती है, तो कैसे आती है देखते हैं। कंटिन्यूस वेरिएशन की बात करें तो कंटिन्यूस का मतलब लगातार आए, और लगातार तब आएगी जो वेरिएशन का जो सोर्स है हमारे पास वो है क्रॉसिंग ओवर। क्या है? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर आप जानते हो, हल्का सा मैं याद दिलाता हूं। वैसे सेल बायो में पूरा आता है, फिलहाल मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि जो क्रॉसिंग ओवर है, सेल बायो पढ़ ली होगी आप लोगों ने। ठीक है, तो फिर तो आपको सब पता है, मेरे को बताओगे? अरे पूछो तो बताते जाना। डरते क्यों? नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर का कोई दूसरा नाम बताए आपको? रिकॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर कौन से डिवीजन में होता है? मियोसिस में, माइटोसिस में? मियोसिस में। मियोसिस में, गलती यही होगी। मियोसिस फिर दो तरीके का होता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट की 5 सब स्टेज। मियोसिस फर्स्ट में आपकी वही नॉर्मल तो रहेगी, देखिए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, फर्स्ट लग जाएगा। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर 5 सब स्टेजेस, लैक्टोडीन, जाइगोडीन, पेकाइडीन, डिप्लोडीन, डाइकाइनेसिस, सुना है? तो उसकी कौन से स्टेज में होता है? पेकाइडीन में होता है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर। अब आपके गेमेट्स बनने के लिए कौन सा डिवीजन इंपॉर्टेंट है? माइटोसिस या मियोसिस? मियोसिस। तो गेमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बनानी हो, कौन सा डिवीजन होगा? क्रोमोसोम नंबर हाफ वही करेगा, और गेमेट्स में हमेशा क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। तो ये ध्यान रखना है कि क्रॉसिंग ओवर है पैकाइडिन में होता है। ये किस, एक अच्छा क्वेश्चन आपके जो आता है वो ये आता है कि क्रॉसिंग ओवर्स बिटवीन अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ, तो ये बात आपको कल एक डायग्राम से समझाएंगे अपन। ठीक है ना, तो आपको वो, तो अब ये हो रहा है कि जब जब गेमेट्स बनेंगे हमेशा क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर जब जब होगा वेरिएशन हमेशा आती हैं, क्योंकि ये आपका एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दूसरा है। होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्या होता है? इधर का जेनेटिक मटेरियल, इधर का कुछ पार्ट टूटेगा, इधर जुड़ेगा, इधर का टूटेगा, इधर जुड़ेगा। टूटेगा तो आपको पता ही है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तोड़ता है, और जुड़ेगा तो लाइगेज से जुड़ेगा। इन दोनों को एक साथ रिकॉम्बिनेज एंजाइम भी कहते हैं। रिकॉम्बिनेज, क्योंकि ये किसमें काम आ रहा है? रिकॉम्बिनेशन में। रिकॉम्बिनेशन किसका नाम है? क्रॉसिंग ओवर का। पेज की छत पे पॉइंट लिखो, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, क्योंकि ये कहीं लिखाने में नहीं आएगा, कभी एग्जाम में आ जाए, क्योंकि सेल बायो में नहीं पढ़ा रहा हूं इसलिए। रिकॉम्बिनेज एंजाइम कॉपी की छत पे या आप जहां भी लिख रहे हो नोट लगा के लिखेंगे। कौन सा है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्लस लाइगेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्लस डीएनए लाइगेज, इन दोनों को एक साथ रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहते हैं, क्योंकि ये दोनों एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं रिकॉम्बिनेशन यानी कि क्रॉसिंग ओवर में। मैं बोल देता हूं दोबारा, ठीक है, पूछ लिया करो, चिंता नहीं करनी, ठीक है ना। रिकॉम्बिनेज एंजाइम, रिकॉम्बिनेज एंजाइम दो एंजाइम को एक साथ बोलते हैं। पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दूसरा डीएनए लाइगेज।
क्यों बोला? क्योंकि ये रिकॉम्बिनेशन में यानी कि क्रॉसिंग ओवर में काम में आने वाले एंजाइम। अब बात आ रही थी कंटिन्यूस वेरिएशन। तो जब जब गेमेट बनेंगे, तब तब मियोसिस होगा, तब तब पेकाइटिन आएगी, तब तब क्रॉसिंग ओवर होगा, तब तब वेरिएशंस आएगी। तो ये वेरिएशन तो लगातार होनी है, क्योंकि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हर बार हो गए। ठीक है। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन ये भी आती है, लेकिन ये हमेशा नहीं आती। म्यूटेशन तो कभी, नेचुरल म्यूटेशन जो होता है वो हजारों साल में एक आध बार होता है। ठीक है। हम जो म्यूटेशन काम में लेते हैं वो आर्टिफिशियल होगा, एक्सरे, गामा रेज, अलग अलग तरीके से, और हम म्यूटेंट वेराइटी बनाते हैं प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। ठीक है। तो ये वेरिएशन कैसी है? डिसकंटिन्यू, कभी कभार आएगी। किससे आती है? म्यूटेशन से। तो ये दोनों ही है जो हेरिटेबल है, दोनों अगली जनरेशन ट्रांसफर होता ही है। नोट कर ले पूरा, रटना कुछ नहीं है, बेसिक कुछ टर्म्स हैं, थोड़ा सा पता रहे। ये आवाज कर रहे हैं ना, क्या दिक्कत है उसको? तूने पढ़ लिया ना कुणाल? चलो आखिरी क्लास है आज तो अपनी, क्या आएगा अब रिवीजन करना। तो बड़ा आसान सा है ये कॉन्सेप्ट, कहीं भी क्वेश्चन में कोई भी स्टेटमेंट के फॉर्म में काम में आ सकता है आपके। कहीं यही लिख दे कि भाई कोई सोमेटिक कैरेक्टर है, वो ऐसा लिख दे कि सोमेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। ठीक है ना। चाहे ये डीएनए लेवल पे चेंज हो रहा है, लेकिन अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। सोमेटिक म्यूटेशन भी होते हैं, अभी तो अपन जनरल बात करें। सोमेटिक म्यूटेशंस की भी बात आएगी आगे, क्लोन में बताऊंगा। हमने फिलहाल म्यूटेशन का, ये जर्मिनल म्यूटेशन की बात चल रही है। सबने कर लिया नोट? चलो एक छोटी सी बात जेनेटिक्स से, टर्म से रिलेटेड दो एक आध पॉइंट वाली, फिर आज उतना ही लेंगे। कर लिया नोट सबने? पीछे तक सबने? चलो बढ़ते हैं आगे। हो गया ना अब तो? चलो ध्यान से कर देखना। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जो है, टर्म जो है, किसने दिया? टर्म कॉइन्ड बाय विलियम बैटसन। विलियम बैटसन, ध्यान से इधर देखना, दो तीन चीजें बता रहा तो क्वेश्चन में आती है। अब इसको याद रखना एक चीज, आजकल आपको पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं कि जेनेटिक्स टर्म ओरिजिनेटेड किस वर्ड से हुआ है? फ्रॉम जीन, फ्रॉम जीन। और जीन का मतलब होता है टू बिकम और टू ग्रो, टू बिकम और टू। मीनिंग भी पूछ लेते हैं, किस वर्ड से ओरिजिन हुआ है और वो कौन सी भाषा का है? तो यहाँ पर ग्रीक लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज का है? ग्रीक लैंग्वेज। अरे मैं नहीं दिख रहा, अक्षर दिखेंगे है ना। तो ये ध्यान रखना अपने को, नोट आपको करना ही नहीं, अभी पढ़ रहे हो हम। दिख रहा है ना लिखा हुआ? मैं नहीं दिखना। ठीक है। जेनेटिक्स टर्म किसने दिया? डब्ल्यू बैटसन ने। कौन सी टर्म से ओरिजिन हुई है? जीन से। इसका मतलब टू बिकम और टू ग्रो, यानी बनना या उगना हिंदी में कहते हैं। कौन सी भाषा का है? तो यहां पर जी 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 पकड़ लो भाई, सब जगह तो ग्रीक, आसान ध्यान रहेगा। किसने दिया? विलियम बैटसन। ठीक है। तो विलियम बैटसन के लिए एक अपन बहुत अच्छी लाइन ध्यान रखते हैं कि वेरी गुड। अब ये क्या कहीं जगह किताबों में गलती दी हुई है, टीएच मॉर्गन को फादर ऑफ मॉडर्न बोला गया है। टीएच मॉर्गन
फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है, ठीक है, तो वो बात भी अपन लिख लेंगे। तो इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं, नोट कर लें। कभी पूछ ले, ऐसा होगा नहीं वैसे कि भाई मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर है ना, ऑप्शन में रिएक्शन नहीं है तो आंसर कई बार टीएच मॉर्गन जा सकता है, बट ऐसा पूछेगा नहीं, वो गलत है बात। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स तो बोला जाता है टीएच मॉर्गन। यहां पर सेंटेंस थोड़ा सा अधूरा देख लेना, ओरिजिनेटेड फ्रॉम जीन वर्ड विच मीन्स मीनिंग भी लिखा आ गया है ना, जीन वर्ड से इसको ओरिजिन हुआ है, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या है, टू बिकम और टू ग्रो। और बाकी जेनेटिक्स के फादर तो जानते हैं, ग्रेगर जॉन मैंडल, इनके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे भी अपन। क्लियर है बात, कुछ समझ आ रहा है, ठीक है, समझने की बातें और ज्यादा आएगी, फिलहाल इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है, प्रोसेस से हमारा समझने का पोर्शन सबसे ज्यादा आएगा, तो अपने को जो जो बन सकते हैं क्वेश्चन हर तरीके के अपन नोट्स में सारे ही आ जाएंगे, ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। शायरी कल सुना देंगे पक्का, क्योंकि ये पुराने वालों की